हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हमारी सीटेट सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। आज का हमारा तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का सेट लगा लेते हैं और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं फ्रेंड्स। पेपर 2 पेपर 1 दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं हम वो दो जो सेट करे थे उनमें लगा चुके हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड मैंने जो थियोरी की क्लासेस आपको करवाई हैं उसमें भी पढ़ाया है कि जो हमारा विकास होता है यानी कि डेवलपमेंट होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सबसे पहला है आनुवंशिकता, दूसरा है भौतिक वातावरण और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें आनुवंशिकता का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सही बात है, क्योंकि जो हमारे जीन्स होते हैं, हमारी हेरिडिटी है, हमारे पूर्वजों से या हमारे मम्मी पापा से हमको जो गुण मिले होते हैं उससे हमारा डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आइज़ का जो कलर है वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की आइज़ के कलर से मिलता होगा। और आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चों की हाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि उनके पेरेंट्स में भी मम्मी या पापा की हाइट जो है ज़्यादा ही होगी, इसीलिए वो लक्षण जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं बच्चों में, ठीक है। तो जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं वही हमारा आनुवंशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, और विकास में हेरिडिटी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ए ऑप्शन तो हो गया यहाँ पर सही। बी ऑप्शन की अगर बात करें, भौतिक वातावरण यानी कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का भी बच्चे के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है वैसी चीज़ें वो सीख लेता है। दो तरीके के बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में रहता है, दूसरा है जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में रहता है। अब जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में रहता है उसके घर के जो आसपास का वातावरण है वो वहीं से चीज़ें सीखेगा और हिंदी बोलना ही सीख लेगा। और एक बच्चा जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में रहता है उसके आसपास का जो वातावरण है उसमें इंग्लिश में ही बातचीत होती है नॉर्मली, तो वो बच्चा इंग्लिश को ही सीख जाएगा, ठीक है, फिर वो हिंदी नहीं सीख पाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा वातावरण है उसका हमारे विकास में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसी चीज़ें आसपास बच्चा देखता है वैसी ही चीज़ें सीख लेता है। आप देखते होंगे कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, वो बड़ों के रिस्पेक्ट करना जानते हैं क्योंकि उनका वातावरण ही ऐसा है, उनको ऐसा ही एनवायरनमेंट मिला है जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो विकास जो है हमारा उसमें वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। जी हाँ, आप जिस समाज में रहते हैं, जो आपकी संस्कृति है, उसका प्रभाव भी विकास पर पड़ता है, क्योंकि समाज से ही हम चीज़ें सीखते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा है, उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा और जैसी सोसाइटी मिलेगी, जैसा समाज मिलेगा वैसा ही वो बन जाता है, उसके अंदर वही लक्षण आने लगते हैं, चाहे वो आप उसके स्कूल के फ्रेंड्स हों। क्योंकि समाज मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी है कम्युनिटी, समाज में समाज जो है फैमिली से स्टार्ट हो जाता है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो उसके घर में जो फैमिली मेम्बर हैं वो बच्चे के लिए एक समाज है, एक सोसाइटी है। ऐसे ही जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो वो वहाँ से भी चीज़ें सीखता है। तो जैसा उसका समाज होता है, जैसी संस्कृति होती है, वैसा ही बच्चे के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। और ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 पे, ए, बी और सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल में परिवार और समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका होती है। यानी कि जो फैमिली है और जो समकक्षी हैं उनका बच्चों के विकास में क्या प्रभाव है। तो पहला है, दोनों की कोई भूमिका नहीं है। ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, बाहर हो गया ये ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो बच्चे का विकास है, अभी मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था, उसमें फैमिली का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, स्कूल का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, यानी कि हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट है, समाज है, संस्कृति है, समकक्षी हैं, दोस्त हैं, सभी का बच्चे के विकास में प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चा जहाँ पर जाता है उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें सीख करके आता है। तो पहला ऑप्शन हो गया बाहर। दूसरा ऑप्शन है, परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर परिवार की भूमिका नहीं होगी और समकक्षियों की होगी, बल्कि दोनों का ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के विकास में। तीसरा है, समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है और परिवार की प्रमुख भूमिका है। देखिए, परिवार की तो है ही है, साथ में समकक्षियों की भी भूमिका है। बच्चों के जो डेवलपमेंट होता है, बच्चों का जो विकास होता है,
उसमें उसके जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, उन सभी का प्रभाव पड़ता है। आपके भी फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल होगा, आप भी अपने फ्रेंड से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते होंगे, या फिर आपके जो फ्रेंड है वो आपसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। तो फ्रेंड सर्कल का भी प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ फैमिली का भी पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो गया। तो हमें इसका राइट आंसर मिल चुका है, जो होगा ऑप्शन 4। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हाँ, बच्चे के विकास में परिवार की भी भूमिका है और समकक्षियों की भी भूमिका है, बट दोनों की अलग अलग भूमिका है, अलग अलग लेवल पर। ठीक है, तो 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक एंड चौथा है संवेदी गामक अवस्था। ये चारों अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा ही दी गई हैं, जो उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये मैंने आपको करवाई भी है। SPCF, सेंसरी मोटर यानी कि संवेदीगामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, यही 4 स्टेज होती हैं जिन्हें ऊपर हिंदी में लिखा है। ठीक है, ये मैंने आपको थियोरी वाली क्लास में भी करवाया था। तो क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर रहा है। ठीक है, उसको अपनी जो वास्तविक परिस्थिति है उससे संबंधित नहीं कर रहा है, उससे संबंध नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा, ये होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और मूर्त मतलब होता है फ्रेंड्स जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं मूर्त चीज़ें, यानी कि कॉन्क्रीट चीज़ें। तो 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से डैश होती है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये आई थिंक पेपर 2 का क्वेश्चन यहाँ पर ये इंक्लूड किया है मैंने, जो कि प्रीवियस ईयरली पूछा है। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी बारी आपसे पूछा गया है। जब ऑनलाइन वाले एग्जाम हुए थे तब भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चों की सोच होती है वो वयस्कों से कैसी होती है? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, या फिर वयस्कों से कम होती है, या फिर वयस्कों से बेहतर होती है? तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए जीन पियाजे कहते हैं कि जितने अमाउंट में एक वयस्क यानी कि एक अडल्ट व्यक्ति सोचता है, उतने अमाउंट में बच्चे भी सोचते हैं। सोचने का जो अमाउंट है वो सेम होता है, बस डिफरेंट इतना है कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वयस्क होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, वो अपने फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें सोचते हैं कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये मुझे करना है, बड़े होकर मुझे ये बनना है, ये चीज़ें। लेकिन बच्चे होते हैं वो कुछ और चीज़ें सोचेंगे, वो अपने टॉयज़ के बारे में सोचेंगे, अपने दोस्तों के बारे में सोचेंगे, लेकिन सोचने का जो अमाउंट है, मात्रा है, वो सेम होती है वयस्कों में भी और बच्चों में भी। तो जो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं ये तो हो गया बाहर कि मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। जी नहीं, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप में भिन्न नहीं होती है, क्योंकि अमाउंट सेम है सोचने का। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ में है ये चीज़ देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1। कहने का मतलब है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि बच्चे जो सोचते हैं वो वयस्कों के बराबर ही सोचते हैं, यानी कि गुणात्मक रूप से भिन्न। ठीक है, ये क्या होता है? गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। सोचते उतना ही हैं जितना वयस्क सोच रहे हैं, बस ये डिफरेंस ये होता है कि सोचने का तरीका अलग होता है। बच्चे अपने टॉयज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो जो वयस्क होते हैं वो कुछ और चीज़ें सोचेंगे। तो यही है कि जो गुणात्मक है, गुणात्मक रूप से ये भिन्न होता है, यानी कि क्वालिटी दोनों की सोचने की डिफरेंट होती है, लेकिन क्वांटिटी दोनों की सेम होती है। याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसे दिमाग में बिठा लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? ऑप्शन 1 है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, दूसरा है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, तीसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, क्योंकि ये जो आपका स्टेप है, देखिए सबसे पहले कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसके उन्होंने 3 स्टेप्स बताए हुए हैं, फिर उनको 2-2 लेवल में डिवाइड करा गया था। तो इसमें क्या है कि किस चरण में ये जो आपका चरण है ना, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इसमें ये कहा है कोहलबर्ग ने कि नियमों में आपसी समझौते शामिल
होने चाहिए, क्योंकि ये समाज के अंदर ही आता है और ये व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लेव वाइगोत्स्की से पूछा है। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने सिर्फ एक ही सिद्धांत दिया है, जो कि मैंने आपको थ्योरी में पिछली बार भी बहुत बार करवाया था और अभी भी थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं फ्रेंड्स, आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड यस, एक चीज़ अभी मुझे याद आया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टैग वर्ड्स की प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी फ्रेंड्स। अगर आप वो टैग वर्ड्स वाली वीडियोज़ एक बार देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा और ये पेडागोजी के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं, 10-15 मिनट की वीडियोज़ हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टैग वर्ड्स मैंने आपको करवाए हैं। CDP का अलग मिलेगा, SST का अलग है, हिंदी का अलग, मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग, EVS का अलग, संस्कृत का अलग, सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग टैग वर्ड्स मैंने करवाए हैं। जनवरी 2024 में जब आपका एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पर करवाए थे आप लोगों की ही डिमांड पर, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी उसमें मुझे मिला हुआ है। तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, बिलीव मी आपको बहुत हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स पेडागोजी सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं, आपको याद होना चाहिए, लेव वाइगोत्स्की ने सिर्फ एक ही सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बस आपको सिद्धांत का नाम याद रख लेना है, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। यानी कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थियोरी, अगर मैं इसको डिटेल में आपको बताऊं तो ये है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थियोरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और इसमें इन्होंने 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, ये भी याद रखना है। कौन कौन सी चीज़ें? सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे का विकास है उसमें ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला, बच्चे जिस समाज में रहते हैं, दूसरा, बच्चों की जैसी संस्कृति होती है, और साथ ही साथ जिस लैंग्वेज में बच्चे सीखते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, ये कहा है लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? तो लेव वाइगोत्स्की थ्योरी से ही है ये भी। पहला है, बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएंगे। दूसरा है, बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। जी नहीं, इनाम की बात लेव वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, इवन इनाम की बात कोई भी नहीं करते हैं। ठीक है, बच्चों को इनाम देना चाहिए, इस तरीके से वो सीखेंगे, ये चीज़ें नहीं हैं। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सज़ा देनी चाहिए। जी नहीं, सज़ा इज़ द नेगेटिव टैग वर्ड, इसीलिए मैंने आपको बोला एक बार टैग वर्ड वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिखता है कि बच्चों को सज़ा मिल रही है, दंड मिल रहा है, तो वो आपका कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि चाहे बच्चे कितनी ही बड़ी गलती करें, लेकिन सीटेट में बच्चों को सज़ा नहीं देनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी बाहर। बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन और सहायता करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बिकॉज लेव वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी में यही कहते हैं कि बच्चों को आप हेल्प दो, सहायता करो, और सहायता जब आप बच्चों की करेंगे तो बच्चे चीज़ों को सीख जाएंगे। ठीक है, उन्होंने जो अपनी स्केप फोल्डिंग वाली एक थ्योरी है, डिटेल थ्योरी मैंने आपको करवाई भी है, वहाँ पर भी उन्होंने यही बोला है कि बच्चों को सीखने के लिए आप उनकी हेल्प कीजिए, और जब आप बच्चों की हेल्प करेंगे तो वो चीज़ों को ईजीली सीख जाएंगे। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है ना, तब भी आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ रहे होंगे, आई होप, बिकॉज मैं आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करवा रही हूँ। यहाँ से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाने वाली हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत और इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहला है पाड़, दूसरा है अनुकरण अधिगम, तीसरा है बहुबुद्धि, चौथा है संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका पाड़। अब आप कहेंगे ये पाड़ क्या है, पाड़ वर्ड क्या है? तो देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। याद रख लीजिए, इसको लिख भी लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, और स्कैप फोल्डिंग की मीनिंग होती है टेम्पररी हेल्प, यानी कि किसी भी व्यक्ति को टेम्पररी हेल्प देना। टेम्पररी हेल्प क्यों कहा यहाँ पर, परमानेंट हेल्प क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्प तब तक दी जाती है जब व्यक्ति उस काम को करना सीख नहीं जाता। जैसे आपको सपोज करो आपको बाइक चलाना नहीं आ रहा है, आपके किसी दोस्त को बाइक चलाना आता है।
अब आपका दोस्त आपको बाइक चलाना सिखाएगा, वो सिर्फ तभी तक सिखाएगा जब तक आप बाइक चलाना सीख नहीं जाते। जब आप बाइक चलाना सीख जाएंगे, आप खुद उसमें प्रोफिशिएंट हो जाएंगे बाइक चलाने में, तो फिर आपका फ्रेंड आपको हेल्प नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने बाइक चलाना सीख लिया है, आपके फ्रेंड का काम ख़त्म, उसने आपको सिखा दिया बाइक चलाना, है ना। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं टेम्पररी हेल्प, और इसे बोला जाता है स्कैप फोल्डिंग। और ये भी आपका लेव वाइगोत्स्की ने ही बताया है, ये भी याद रख लीजिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने ही ये चीज़ बताई हुई है। अब देखिए हम क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। रोमा जसप्रीत को एक क्रॉस वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत और इशारे देकर मदद करती है। देखिए मदद कर रही है, संकेत दे रही है और इशारे दे करके क्या कर रही है, मदद कर रही है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए, जब तक जसप्रीत उसको कर ना ले तब तक, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमेशा बस उसकी मदद कर रही है, सिर्फ तब तक कर रही है जब तक जसप्रीत को वो करना आ ना जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना। देखिए उसके बाद रोमा क्या कर रही है, धीरे धीरे अपनी जो हेल्प दे रही है उसको कम करती जा रही है, क्योंकि वो टेम्पररी हेल्प है, वो सिर्फ तभी तक हेल्प करेगी जब तक जसप्रीत सीख नहीं जाती है। तो इसी को हम कहते हैं पाड़, या फिर हिंदी में इसका एक और नाम है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बता दूं, मचान। पाड़ या मचान इसको कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अजर्सन और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा है। अजर्सन यानी कि कथन, और उस कथन का आपको तर्क दिया है। ठीक है, तो कथन ए है यहाँ पर, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। जी नहीं, शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को आप नियंत्रण में नहीं रखना है। बच्चों को कंट्रोल करना इज़ अ नेगेटिव थिंग। बच्चों को कभी भी कंट्रोल मत कीजिए, उन्हें उनकी रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। जो चीज़ पढ़ने का बच्चों को मन है वो चीज़ पढ़ाइए। जिस मेथड से बच्चों को आता है उस मेथड का यूज़ करके टीचर ने पढ़ाना है। बच्चों को कभी भी नियंत्रण में, कंट्रोल में नहीं रखना है। कंट्रोल में कब रखते हैं, कंट्रोल में तब रखते हैं जब टीचर जो है बच्चों को डांट रहे होते हैं, और कभी भी डांटना नहीं होता है। कभी भी बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो कथन ए है ये हमारा गलत हो गया है। दूसरा है इसका रीज़न, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। जी नहीं, ये वही बात हो गई, बच्चों को नियंत्रण में रखना, डांटना, मारना, पीटना, डांट करके कंट्रोल करना, ये चीज़ें कभी भी नहीं करनी है बच्चों के साथ। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे बाहर हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत हैं, यानी कि कथन भी गलत है और इसका तर्क भी गलत है। बच्चों को कभी भी नियंत्रण करके आप नहीं पढ़ा सकते हैं, कंट्रोल करके नहीं पढ़ा सकते हैं, बल्कि बच्चों की रुचि उसमें पैदा कीजिए। आप जो भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, जब बच्चे की रुचि उसमें होगी तो बच्चा खुद ही सीख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला है तर्क गणितीय बुद्धि, दूसरा है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, चौथा है भाषाई बुद्धि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये आपके इंटेलिजेंस चैप्टर से है, बुद्धि वाले चैप्टर से, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। उन्हीं 8 प्रकारों में से आपसे एक प्रकार यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, जो होगा आपका 4th ऑप्शन, भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि कहने का मतलब है जिस व्यक्ति के अंदर भाषाई बुद्धि होती है उसकी भाषा में अच्छी पकड़ होती है। वो क्या कर सकता है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होता है और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। क्योंकि विचार और जो भाषा है आपकी, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो भाषा में जो अच्छी पकड़ होती है, जैसे कवि होते हैं, आपने कुमार विश्वास का नाम सुना होगा, इन सभी में भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है। ठीक है, या फिर आप एक टीचर की बात कह लीजिए, उनमें भी भाषाई बुद्धि अच्छी होती है, क्योंकि उनकी भाषा में पकड़ अच्छी होती है, अच्छे वर्ड से आपको समझा पाते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी भाषाई बुद्धि, और इसका राइट आंसर 4th ऑप्शन ही होगा। और अदर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये अलग है। यहाँ पर तर्क गणितीय जो मैथ्स में अच्छा होगा उससे रिलेटेड है। ऐसे ही ये शारीरिक गति यानी कि बॉडी से रिलेटेड, बॉडी मूवमेंट वाले काम जो अच्छी तरीके से कर पाएगा, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होता है, बॉडीली जो है वो बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स वगैरह कर लेता है, तो उसमें वो वाली बुद्धि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो, ये किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? देखिए, मैंने आपको थियोरी वाली क्लास में भी कराया था कि कभी भी टीचर को इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए जिसमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है।
और इस सेंटेंस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि टीचर लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, टीचर को कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि टीचर को अपनी लैंग्वेज में जेंडर पैरिटी रखनी चाहिए, यानी कि समता, जिसमें लड़के और लड़कियों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं हो रहा हो। तो अब बोल दिया टीचर ने ऐसा, तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। अब आप इजीली अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। पहला है जेंडर समता को, जी नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया समता तब होती है जब लड़के और लड़कियों को एक समान रूप से टीचर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लड़कियों को कह दिया इन्होंने कमज़ोर हैं, तो ये ऑप्शन बाहर। दूसरा है जेंडर समानता, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, समान व्यवहार कर ही नहीं रहे हैं, लड़कियों को कमज़ोर बोल रहे हैं। तीसरा है लचीलापन, लचीलापन मतलब होता है फ्रेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पर लड़के और लड़कियों दोनों के लिए वो फ्लेक्सिबल हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एक जेंडर की तरफ झुके हुए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है? जब किसी एक लिंग की तरफ झुका जाता है, यानी कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, वही होता है आपका जेंडर रूढ़िवादिता। जो रूढ़ियाँ ना पहले से चली आ रही हैं, आप पहले से देखते होंगे, कहा जाता था कि लड़कियां सिर्फ किचन का काम करेंगी, घर का झाड़ू पोछा करेंगी, लड़के ऑफिस जाएंगे, पैसा कमाएंगे, ये चीज़ें पहले ज़माने में होती थी। तो वही रूढ़िवादी धारणा वही होती है, और ये जो सेंटेंस है इसमें साफ साफ झलक रही है शिक्षक के व्यवहार में। ठीक है, कि लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो, लड़कों को बोला जा रहा है ये, इनके कहने का मतलब है लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, तो ये जो है आपका जेंडर रूढ़िवादिता होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं? सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी मैंने आपको डिटेल थियोरी में करवाया हुआ था। ठीक है, अब ये क्या होता है, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण और नामीकरण है। क्या इसका ये उद्देश्य होता है? बताइए, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये उद्देश्य थोड़ी होता है कि बच्चों को आप पृथक कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग अलग लेबल लगा देंगे, कहेंगे कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये नहीं है, इनको अलग बिठाओ, ये चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया बाहर। दूसरा है, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने के अवसर देता है। जी हाँ, बिल्कुल देता है, सही बात है। इससे क्या होता है ना, जो समग्र और सतत मूल्यांकन है, इसमें क्या होता है कि बच्चे का टाइम टाइम पर मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले बच्चों के यूनिट टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, डिबेट कंपटीशन करवाया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, जिससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चे को क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, और जो चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आ रही हैं फिर टीचर अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके बच्चों को वो चीज़ें समझाते हैं। तो ये जो है शिक्षक को हेल्प करती है। ठीक है, सी ऑप्शन है, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। जी हाँ, मूल्यांकन को सीखने का एक हिस्सा भी है, क्योंकि इससे बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि किस लेवल तक बच्चों को समझ में आ रहा है, किस लेवल तक नहीं आ रहा है, यही चीज़ें। तीसरा है, यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। जी नहीं, डर और चिंता सतत और समग्र मूल्यांकन में नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आपको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन पे, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? समालोचनात्मक चिंतन को, ठीक है, बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण के, यानी कि बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन, जो हाइपोथेटिको रीजनिंग होती है, वो बच्चे के अंदर पैदा होती है, ना कि प्रत्यास्मरण रटने वाली चीज़ें। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो कौन सा प्रश्न ये करेगा? पहला है, आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी? दूसरा है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तीसरा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चौथा है, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? अब देखिए, अगर आप ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, इनका एक एक आंसर होगा। जैसे आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई थी, बस बच्चे बता देंगे कि इस वर्ष में हुई थी। दूसरा है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, बच्चे सीधा आंसर कर देंगे कि महात्मा गांधी का जन्म इस स्थान पर हुआ था। थर्ड वाले में भी वो सीधे राष्ट्रपति का नाम बता देंगे। तो यहाँ पर प्रत्यास्मरण वाली चीज़ें हो रही हैं, रटने वाली चीज़ें, जो कि बच्चे ने रटी होंगी, उसके दिमाग में फिट होंगी, बस रटी हैं, उसमें बच्चे ने कुछ भी सोचना नहीं है, समझना नहीं है, उसने जो पढ़ा है बस बोल देना है। लेकिन आप फोर्थ क्वेश्चन जो देख रहे हैं, यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बच्चे को सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग में जोर डालना पड़ेगा,
और यहाँ से उसकी जो समालोचनात्मक चिंतन है उसको बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर बच्चे सोच समझ के देते हैं, मीन्स कि पहले वो उस चीज़ को खुद समझ रहे हैं, तब आपको आंसर दे रहे हैं। और क्वेश्चन देखिए, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा। तो बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में सोचेंगे कि अच्छा, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को इस तरीके से हम बढ़ावा दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा, तो थिंकिंग लेवल यहाँ पर उसका बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम कल मिलेंगे डेली की तरह 6 PM डेली हमारी क्लास होती है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। और आप में से कौन से स्टूडेंट्स SST की भी इसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।